अब सुनिए ध्यान से भाई, देखिए भारत का चौथा भू आकृति प्रदेश है। सभी क्लास का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए भाई, जब चीज़ों को सीखेंगे तो बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। भारत का चौथा भू आकृति प्रदेश है भारत के तटीय मैदान, और भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, देखिए मेरे साथ साथ ये रहे पश्चिमी तटीय मैदान, एक होते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ऐसे करके भारत में दोनों ओर तटीय मैदानों का विस्तार है, और इनका निर्माण समुद्री क्रियाओं या नदियों के द्वारा किया जाता है। कैसे हुआ है इनका निर्माण? समुद्र की क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अब भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इस पश्चिमी तटीय मैदान की शुरुआत होती है अपने सूरत से। कहाँ से होती है? सूरत से, और यहाँ कन्याकुमारी तक। कहाँ तक है? कन्याकुमारी। और इधर महानदी से और इधर भी कन्याकुमारी तक, दोनों ओर अपने भारत के तटीय मैदान है। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इनकी चौड़ाई कम है। कैसी है इनकी चौड़ाई? इनकी चौड़ाई कम है। जो पूर्व तटीय मैदान है, इनकी चौड़ाई अधिक है। भारत के जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 बोलते हैं, जैसे यहाँ काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये भी तटीय मैदान में आता है, जो अपने काठियावाड़ से दमन तक का क्षेत्र है, इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलते हैं, ये भी मैदानों में आता है। इसके बाद भारत में सूरत से लेकर और गोवा के दक्षिण तक ये क्षेत्र है पहला। इसके बाद भारत में यहाँ लिख देते हैं गोवा, यहाँ मंगलौर, और लास्ट में कन्याकुमारी। देखो, इसे या तो काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलो या सूरत का मैदान बोलो। सूरत का तटीय मैदान। इसके बाद सूरत से और गोवा तक कोंकण का मैदान, और गोवा से मंगलौर तक इसे कन्नड़, और गोवा से मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार। सुनिए ध्यान से, अपने सूरत से लेकर या फिर यहाँ एक दमन से लेकर और गोवा तक का जो क्षेत्र है, इसे आप कहते हैं सूरत का या काठियावाड़ का तटीय मैदान बोला जाता है। किसका तटीय मैदान बोला जाता है? या तो काठियावाड़ या सूरत का तटीय मैदान। दूसरे होते हैं अपने, यानी दमन से लेकर और गोवा तक का जो क्षेत्र है, इसे बोलते हैं कोंकण का मैदान। किसका मैदान बोलते हैं? कोंकण का तटीय मैदान। इसके बाद गोवा के दक्षिण से मंगलौर तक के को बोलते हैं कन्नड़ का तटीय मैदान, और इसके बाद मंगलौर से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, इसे मालाबार का तटीय मैदान कहा जाता है। किसका तटीय मैदान कहा जाता है? मालाबार का तटीय मैदान। अरे बहुत अच्छे बेटी, बरसात है नहीं होगा। धन्यवाद। संपर्क जरूरी है, नहीं पर मेरा ध्यान जाएगा और संतुलन में रहेंगे तो अच्छा है। किसका मैदान कहेंगे? मालाबार का। अब सबरे ध्यान से सुनिए, इस पश्चिमी तटीय मैदान में भारत में सबसे ज़्यादा काजू की खेती, सबसे ज़्यादा पिस्ता, सबसे ज़्यादा इलायची, सबसे ज़्यादा सुपारी, सबसे ज़्यादा रबड़, इनकी पैदावार इस पश्चिमी तटीय मैदान पर होती है। और यहाँ हमेशा वर्षा की अधिकता होती है, नमसम जलवायु रहती है। भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कभी भी सर्दी का प्रकोप नहीं होता है, वर्ष भर गर्मी का मौसम बना रहता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, वर्षा की अधिकता पाई जाती है। तो नंबर 1 डालिए पश्चिमी तटीय मैदान। हेडिंग डालिए आप लोग सबसे पहले भारत के तटीय मैदान, फिर डालिए पश्चिम के तटीय मैदान। पश्चिम के तटीय मैदान। भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं। भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। नंबर 1 डालिए पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान डालिए सबने। नंबर 1
काठियावाड़ का तटीय मैदान। हाँ इसी में काठियावाड़ का तटीय मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान। ऐसे लगा के लिखिए। इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप पर है। इसका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप पर है। नंबर 2 लिखिए कोंकण का तटीय मैदान। कोंकण, बोर्ड पे लिख रहा हूं भाई, कोंकण, कोंकण का तटीय मैदान। इसका विस्तार, डैश लगा के लिखिए, इसका विस्तार दमन से लेकर, इसका विस्तार दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक। आगे डालिए कन्नड़ का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान, कन्नड़ का तटीय मैदान। क्या बेटी? हाँ इसी में लिखना, पश्चिमी घाट के ही भाग हैं ये लगातार। कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा के दक्षिण से लेकर, गोवा के दक्षिण से लेकर मंगलोर तक के क्षेत्र को, गोवा के दक्षिण से लेकर मंगलोर तक के क्षेत्र को कन्नड़ का तटीय मैदान कहा जाता है। गोवा के दक्षिण से लेकर मंगलोर तक के तटीय क्षेत्र को कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। कन्नड़ का तटीय मैदान कहा जाता है। आगे लिखिए मालाबार तटीय मैदान। मालाबार या मालाबार, मालाबार तटीय मैदान। मंगलोर के दक्षिण से लेकर मंगलोर के दक्षिण से लेकर मंगलोर के, हाँ मंगलोर के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को, कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार या मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। हाँ ये पूरा पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ सूरत से शुरुआत होती है। यह काठियावाड़ प्रायद्वीप है जो गुजरात के दक्षिण वाला बॉर्डर है, ये भी, और सूरत भी इसी में आता है। तो सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक के भाग को बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। इस पश्चिमी तटीय मैदान के पुनः 4 भाग हैं भाई। अब सभी सुनो ध्यान से, यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप से लेकर या सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग है ना, इसका एक ही नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या नाम है? पश्चिमी तटीय मैदान। लास्ट में
बेटी सुना करो एक बार ध्यान से, हैं पहले चीज सुना करो। देखो सूरत से लेकर और कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहेंगे? पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः कई भागों में बांटा जाता है, जैसे काठियावाड़ का मैदान जो सूरत में विस्तार है अधिकांशतः। इसके बाद यहाँ पड़ता है दमन, दमन से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है इसे कोंकण का मैदान बोलते हैं। फिर गोवा के दक्षिण से मंगलोर के मध्य का जो क्षेत्र है इसे कन्नड़ का मैदान कहा जाता है। फिर मंगलोर के दक्षिण से लेकर और कन्याकुमारी तक का ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? मालाबार तटीय मैदान। अब भारत में सबसे ज़्यादा जो खारे पानी की जो समुद्र के माध्यम से झीलें बनती हैं उन्हें हम लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। सबसे ज़्यादा भारत की और सबसे अधिक संख्या में जो लैगून पाई जाती है इस मालाबार तटीय क्षेत्र पर पाई जाती है। और इस मालाबार तटीय क्षेत्र पर ही भारत में पिछली बार अपने IAS में एक प्रश्न आया था कि पश्च जल भूमियों का कौन सा तटीय मैदान उदाहरण है? पश्च जल भूमि, पश्च जल भूमि का कौन सा तटीय मैदान उदाहरण है? पिछले अपने IAS प्रीलिम्स में था कि पश्च जल भूमियों के उदाहरण कौन से तट होते हैं भारत के? पश्चिमी तट होते हैं या पूर्वी तट होते हैं? तो सभी ध्यान रखना, जो पश्च जल भूमियाँ होती हैं इन्हीं को लैगून कहा जाता है, इन्हीं को कयाल कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा अपने मालाबार तट पर पाया जाता है। किस पर पाए जाते हैं? मालाबार तट पर पश्च जल भूमियों के उदाहरण है। इन पश्च जल भूमियों को खारे पानी की झीलें बनती हैं समुद्र के माध्यम से। जब समुद्र का खारा पानी लगातार इन तटों से टकराता है तो टकराने के कारण समुद्र के जो खारे पानी के जो पदार्थ होते हैं उनसे एक दीवार सी बन जाती है अपने इस पानी की और खारे पानी की, तो उनको हम पश्च जल भूमि कहा जाता है। यानी दोनों तरह के पानी की मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए ना पश्च जल भूमि कहा जाता है पश्चिमी घाट के मैदानों को। क्लियर है ना? अब आगे लिखिए विशेष, इसके नीचे डालिए विशेष। डालिए सबने। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान भारत में, पश्चिमी तटीय मैदान भारत में कयाल, कयाल, कयाल ये खारे पानी की झीलें होती हैं। कयाल, पश्च जल भूमि, पश्च जल भूमि या लैगून, लैगून के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान भारत में कयाल, पश्च जल भूमि या लैगूनों के उदाहरण हैं, या लैगूनों के उदाहरण हैं। भारत में लैगून खारे पानी की झीलें होती हैं भाई, जो तटीय क्षेत्रों पर बनती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लैगून भारत में सबसे ज़्यादा लैगून मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट या केरल राज्य में, या केरल राज्य में संख्या की दृष्टि से, या केरल राज्य में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक हैं। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक हैं। सबने लिखा? अब क्लियर सुनिए, पश्च जल भूमि किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे पश्च जल भूमि? खारे पानी की झीलों को पश्च जल भूमि कहा जाता है। और पश्च जल भूमि कौन से तट पर सबसे ज़्यादा है? मालाबार तट। और राज्य बोलें तो केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। इसके बाद इस पश्चिमी तटीय मैदान की एक विशेषता और है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों में से आता है।
इसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिस पर रोजवुड, एबोनी, महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। अपना जो ये रूम है ना, इनसे भी बड़े तने हो जाते हैं उन वृक्षों के। रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, ग्वाटापार्च है, और उनकी ऊंचाई करीब हम कहते हैं ना आसमान को छूते हुए वृक्ष होते हैं। ऐसे वृक्षों को सदाबहार वनों के पेड़ कहा जाता है, और केवल अपने पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं भाई। इसके बाद इलायची की पैदावार, जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं को कार्डमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। काजू की पैदावार, पिस्ता की पैदावार, इसके बाद आमों की पैदावार, इसके बाद अपने जैसे कि सुपारियाँ हैं, बहुत सारे मसाले हैं, सबसे ज़्यादा इसी घाटमाला पर उत्पादन किए जाते हैं। तो आगे लिखिए, इस पश्चिमी घाट में, इस पश्चिमी घाट में मसाले, इस पश्चिमी घाट में मसाले, इलायची, इस पश्चिमी घाट में मसाले, इलायची, रबड़ और काजू की पैदावार सबसे अधिक होती है। लिख लिया सब ने? सेम नक्शा बनाइए मेरी तरह, यहाँ काठियावाड़ प्रायद्वीप लिखना। देखो, हाँ सेम, देखो यहाँ तो काठियावाड़ प्रायद्वीप, इसके बाद दमन से लेकर गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तक। एक बार फिर देख लो सभी क्लास ध्यान से, यानी इसे तो बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। शुरू तो बना है, बहुत अच्छा। हाँ भाई, अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो लिखना काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, यहाँ सूरत, इसके बाद यहाँ दमन, यहाँ गोवा, यहाँ मंगलौर, यहाँ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये जो दमन और गोवा है, कोंकण, कोंकण, गोवा से मंगलौर, कन्नड़, और मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार, मालाबार। इसी को पश्चिम जल भूमि, पश्चिम जल भूमि, इसी को ही कयाल और इसी को ही लैगून कहते हैं। पीछे से कोई इशारा आ रहा है, तो उसी की भाषा में फिर जवाब देना पड़ता है। ऐसा तो है ना कि आप लोग ही समझे, मैं भी बहुत कुछ समझूं। हाँ बेटी, बन गया?
बनाओ बेटी, फास्ट चले करो। क्या बेटी? हाँ, लास्ट लिखिए कयाल या लैगून, कयाल या लैगून। अब ऐसे तो है नहीं, अब क्लियर है दिमाग करने के कयाल या लैगून है क्या? क्या चीज है? धन्यवाद। हाँ, कोई और तो नहीं चल रहा कोई के दिमाग में कि लैगून क्या चीज है? क्या एक बार और रिवीजन भाई। कयाल और लैगून खारे पानी की झील है जो सबसे ज्यादा केरला राज्य में पाई जाती है। अब तो क्लियर है ना? धन्यवाद। अब देखिए हम पढ़ाएंगे पूर्वी घाट। यह पूर्वी घाट का अब भी कोई बच रहा है? सब क्लियर है? बहुत अच्छे। तो बताइए भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? कौन सा है? अगर जिला पूछूं तो कौन सा है? धन्यवाद। अगर पश्चिम का राज्य कौन सा है? अब व्यक्तिगत पूछने दो। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य? हाँ, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु क्या केरल? पक्का? धन्यवाद, बहुत अच्छे भाई। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अगर स्थान पूछूं तो कन्या। वास्को ड गामा ने जब भारत की खोज की थी ना, तो सबसे पहले वास्को ड गामा इसी तट पर आया था, कन्याकुमारी, और इसी को ही कैप कैमोरन तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कैप कैमोरन तट पर आया था सबसे पहले वास्को ड गामा। इसके बाद सुनिए भाई, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब सभी ध्यान से सुनिए सभी क्लास। इस पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है महानदी से लेकर, महानदी के मुहाने से, और महानदी छत्तीसगढ़ से आती है। जब छत्तीसगढ़ के निकलने के बाद अपनी यहाँ किसका हुगली नदी का मुहाना है, यहाँ से अरब सागर यानी अपने बंगाल खाड़ी में गिरती है, और यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक का ये क्षेत्र है। ऐसे बोलते हैं पूर्व तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? पूर्व तटीय मैदान। इस पूर्व तटीय मैदान के दो भाग हैं। मिस्टर प्रीति साथ साथ मत लिखा करो बेटी। हाँ, मेरी सब पर नजर जाती है भाई। पढ़ा में? बहुत अच्छे, धन्यवाद बेटी। पेन नीचे रख। क्या बात है। देखो भाई, अपने पूर्वी तटीय मैदान के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक और महानदी के डेल्टा से लेकर और यहाँ अपना यानी कृष्णा का तट है, कृष्णा का मुहाना है। किसका मुहाना है? कृष्णा नदी का मुहाना। अर्थात कृष्णा नदी कर्नाटक का पश्चिमी घाट से निकलती है। इससे पश्चिमी घाट से निकलने के बाद ऐसे प्रभाव बनाते हुए और यहाँ से बंगाल खाड़ी में गिरती है भाई, और यहाँ से लेकर और महानदी के डेल्टा तक का ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। महानदी के मुहाने से लेकर मुहाने उन क्षेत्रों को कहा जाता है जब कोई नदी उद्गम के साथ और समुद्र में आकर गिरती है। समुद्र में गिरने वाले स्थान को मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुहाना। तो महानदी से लेकर कृष्णा के मुहाने तक का जो बीच का क्षेत्र है इसे कहेंगे हम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट। किसका तट है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला जो तट है ना, इसको बोलते हैं उत्कल का तट। किसका तट है? उत्कल का तटीय मैदान। इसके बाद कृष्णा से लेकर और यहाँ कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट। तो क्या भाग हो गए पूर्वी तटीय मैदान के? दो भाग। एक तो उत्कल तट, दूसरा कौन सा है? कोरोमंडल तट। अब समझिए मेरे साथ साथ, ये जो क्षेत्र है इनकी चौड़ाई अधिक है और इन पर अधिकांश रूप से चावल की पैदावार की जाती है। यहाँ तो पश्चिमी तट पर तो काजू हैं, सुपारी हैं, मसाले हैं अधिकांश मात्रा में, लेकिन इस तट पर सबसे ज़्यादा भारत में चावल की पैदावार है। इसके साथ साथ नारियल की पैदावार की जाती है और मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इस भाग में तो चावल की पैदावार की जाती है। इनकी चौड़ाई अधिक है, इनकी चौड़ाई कम है पश्चिमी तटीय मैदानों की, क्योंकि यहाँ खेती के लिए पूरे विशाल मैदान है।
इसके बाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र है भारत में जो सर्दियों में बरसात होती है। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। अब सभी क्लास ध्यान रखना, भारत में हमेशा गर्मियों में बरसात होती है। कब बरसात होती है? गर्मियों में। लेकिन कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का तटीय मैदान है, इस पर नवंबर से लेकर और जनवरी तक, दिसंबर तक, जब मानसून वापस होता है, जिसे हम मानसून प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं, जैसे अब राजस्थान से मानसून 15 सितंबर तक पूरी तरह से बरसात बंद हो जाएगी। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको मानसून पूरी तरह से छोड़ जाएगा और लास्ट आते आते इस तट पर मानसून बरसात करता है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। तो एकमात्र ऐसा तट है भारत का जो सर्दियों की ऋतु में बरसात प्राप्त करता है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। अब डालिए पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। डैश लगा के लिखिए। महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी के मुहाने से लेकर महानदी के मुहाने से लेकर कृष्णा तक, कृष्णा तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा तक का जो क्षेत्र है, उसे उत्कल तटीय मैदान कहा जाता है। उसे उत्कल तटीय मैदान कहा जाता है। उसे उत्कल तटीय मैदान कहा जाता है। उत्कल तटीय मैदान कहा जाता है। नंबर 2 डालिए। कृष्णा से लेकर, कृष्णा से लेकर और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को, कृष्णा से लेकर और कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे डालिए विशेष में, विशेष डालिए। इस तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। यहाँ पर कृषि के रूप में चावल तथा, यहाँ पर कृषि के रूप में चावल तथा नारियल की पैदावार की जाती है। चावल तथा नारियल की पैदावार की जाती है। चावल तथा नारियल की पैदावार की जाती है। एक नोट लगाइए। भारत का एकमात्र तटीय मैदान जिसमें शीत ऋतु के दौरान, जिसमें शीत ऋतु
शीत ऋतु या मानसून प्रत्यावर्तन काल में, या मानसून प्रत्यावर्तन काल में, बोर्ड पे लिखो भाई, या मानसून प्रत्यावर्तन काल में वर्षा होती है, या मानसून प्रत्यावर्तन काल में वर्षा होती है। लिख लिया भाई सबने? बहुत अच्छे। बताइए, हाँ पहले एक सेम नक्शा बनाइए, यहाँ उत्कल का मैदान अंकित कीजिए और यहाँ कोरोमंडल तक। अपना जो पहले वाला नक्शा है उसी में लिख लीजिए उत्कल का मैदान, यानी महानदी से लेकर कृष्णा तक, और कृष्णा से और कन्याकुमारी तक, इसे कोरोमंडल, इसे उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान और कोरोमंडल। बताइए उत्कल का जो मैदान है कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में पड़ेगा उत्कल का मैदान? देखो नक्शा में और फरमाओ कौन सा राज्य हो सकता है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तो केरला है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? कौन सा राज्य हो सकता है? सभी ध्यान रखना, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं इनको उत्कल का मैदान कहा जाता है। किसका मैदान कहा जाता है? उत्कल का मैदान। और जो कोरोमंडल तट है ये अपने तमिलनाडु का तटीय मैदान है। किसका तटीय मैदान है? तमिलनाडु का तटीय मैदान कोरोमंडल तट कहलाता है। तो बताइए भारत में एक रेखा गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश, क्या राज्यों से होकर जाती है? क्या 5? कन्फर्म? 7 कन्फर्म? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, ठीक है। हाँ भाई क्या राज्य है अपने? 7 क्या राज्य है? 5 7 हैं सर, 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8। कल भी बोला था ना यही प्रश्न, लगातार 3 दिनों से इसी प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्या राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। यह कर्क रेखा भारत के मानसून को सबसे पूरी तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि जब जब सूर्य इस कर्क रेखा पर सीधा चमकता है ना, तब तब भारत में बरसात होती है। अगर कर्क रेखा भारत में नहीं होती तो भारत में बरसात की स्थिति ऐसी नहीं होती, क्योंकि विश्व में वर्षा के अलग अलग परिदृश्य होते हैं। जब सूर्य इस कर्क रेखा पर सीधी तरह से फोकस डालता है, सबरी क्लास सुनिए ध्यान से, कर्क रेखा यहाँ से इन 8 राज्यों से गुजरती है। मेरे साथ साथ बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, बंगाल, मिजोरम। 8 हैं। इन 8 राज्यों से होकर और कर्क रेखा गुजरती है। जब कर्क रेखा पर और 21 जून को, क्या जून को भाई? 21 जून को, और सूर्य सीधा फोकस देता है भाई, ऐसे चमकता है सूर्य, लंबवत किरण पड़ती है। इन लंबवत किरणों के कारण भारत में तापमान की स्थिति अधिकतम हो जाती है। कैसी हो जाती है? अधिकतम तापमान की जब स्थिति बनती है तो तापमान अधिक होता है तो वायुदाब न्यून बनता है। कैसा बनता है? न्यून वायुदाब बनता है। और हवाओं का एक सिद्धांत होता है, हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और एक विद्वान हुआ था फेरल साहब, और फेरल साहब ने कहा था कि जब हवाएं
और भूमध्य रेखा को पार करती हैं। किस रेखा को पार करती हैं? भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य रेखा की तरफ हम पीठ करके या अपना मुख करके खड़े हो जाएं तो हवाएं हमेशा दाईं ओर मुड़ती हैं। ऐसे हवाओं का रुख होता है और दाईं ओर को अपना भारत पड़ता है। इसलिए भारत को जो बरसात होती है उसे दक्षिणी पश्चिम मानसून कहा जाता है। कैसा मानसून कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून। क्योंकि भारत की दाईं ओर हवाएं मुड़ जाती हैं तो भारत के दक्षिण पश्चिम से होकर हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी कर्क रेखा भारत में। ठीक है ना? अच्छा बताइए, भारत का कौन सा तट है जिस पर सबसे ज़्यादा सुपारी की पैदावार की जाती है? हाँ जी, सुपारी। कौन सा तटीय मैदान है? कौन सा है बेटी? पूर्वी बोलूं पश्चिमी बोलूं? धन्यवाद। केवल 5 मिनट होंगे मोहर से लिखाएं। भारत में सुपारी, काजू, बादाम, ये सब अपने पश्चिमी तटीय मैदान है। ये सब कौन सा तटीय मैदान है? पश्चिमी तटीय मैदान। अच्छा एक और बताइए, भारत का एक राज्य है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। कौन सा है? बताइए कौन से 2 राज्यों के मध्य में? कौन से 2 राज्यों के मध्य में गोवा? ऊपर महाराष्ट्र रखूं या कर्नाटक रखूं? गुजरात। सभी क्लास सुनिए, ऊपर तो रखेंगे हम महाराष्ट्र। क्या रखेंगे? महाराष्ट्र। और नीचे रखेंगे कर्नाटका। इनके मध्य में अपना गोवा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका, इनके मध्य में कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है। बताइए एक राज्य भारत का जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, कौन सा प्रदेश है? यूपी। ओह बहुत अच्छे। क्या अंग्रेजी कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश को अंग्रेजी भी कहा जाता है। हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे वो बोलते थे अंग्रेजों की भूमि। तो उत्तर प्रदेश का एक नाम अंग्रेजी और है। क्या है? अंग्रेजी। क्योंकि भारत के जितने भी विकास हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उत्तर प्रदेश से ही चालू होते हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि अपने पावर में, टेक्निक में, पैसे में सबसे आगे है वो राज्य। एजुकेशन की बात करूँ तो केरला सबसे आगे है भाई। क्योंकि वहाँ की एजुकेशन 94% और अपनी एजुकेशन केवल कितनी है? राजस्थान की कितनी है एजुकेशन यानी साक्षरता? राजस्थान की साक्षरता केवल कितनी है? 66.1% है, जबकि केरला की 94% साक्षरता है। हाँ आगे बताइए भाई। लास्ट अपने जैसे द्वीप समूह बचे हुए हैं, फिर भारत की भौतिक भू आकृतियां समाप्त हो जाएंगे। लिखिए भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, और इसके बाद भारत की नदियां पढ़ाएंगे। अब स्वतंत्र क्या भारत के वन पढ़ाएं? भारत की नदियां पढ़ाएं या भारत के वन पढ़ाएं? क्या बात है बेटी, आप लोग समझदार तो हो गए। और भूल के भी कोई ये मत कह देना सर नदी पढ़ाओ कि वन पढ़ाओ। नहीं, मैं भारत के खनिज पढ़ाऊंगा। हाँ धन्यवाद। तो लिखिए भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह डाल के लिखिए आगे। भारत के द्वीप समूहों को, भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा जाता है। भारत के द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह। नंबर 2 लिखिए अरब सागर, अरब सागर वाले द्वीप समूह। अरब सागर वाले द्वीप समूह।
हाँ, अब बताइए सबरी क्लास, दीप किसे कहा जाता है? चारों तरफ से क्या होना चाहिए? जल से घिरा दीप होना चाहिए। और अग्नि घिरी होनी चाहिए जल से। अग्नि के चारों ओर जल होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छे। क्या होना चाहिए भाई, यही तो पूछना चाहता हूँ। यानी ऐसा स्थल खंड या ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। मैं तो अग्नि भी बोल सकता हूँ, अग्नि के चारों ओर पानी होना चाहिए। किसे कहेंगे दीप? ऐसा स्थल खंड या ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी होना चाहिए, उसे दीप कहेंगे। क्लियर है? प्रायद्वीप किसे कहेंगे? प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जिसके तीनों ओर क्या होना चाहिए? जल के आग? जल, बहुत अच्छे। हाँ, कहीं अग्नि कर दें आप लोग। किसके तीनों ओर जल होना चाहिए? यानी स्थल खंड के तीनों ओर, जिस स्थल खंड के तीनों ओर क्या होता है? जल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। भारत में सामान्यतः दो प्रायद्वीप हैं, एक तो दक्षिण का प्रायद्वीप, एक काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप, जो आपको पढ़ाया था गुजरात के दक्षिण में। यानी ऐसी जो आकृतियां होती हैं, जैसे ये अपना भारत है भाई, और इस भारत के गुजरात या गुजरात वाले इस तट पर तीनों ओर से जल है, इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये भारत, अपने इस भारत के तीनों ओर जल है, तो इसे प्रायद्वीप बोलेंगे। एक तो दक्षिण का प्रायद्वीप, एक काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप। क्लियर है? भारत के कितने प्रायद्वीप हैं? दो प्रायद्वीप हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में, और अपना जो ये पूरा है, ये भारत है। ये भारत के कितने राज्यों से जलीय सीमा लगती है? क्या राज्य जो भारत के प्रायद्वीप बनाते हैं? इस तट पर कितने राज्य हैं भारत के? 8 के 7 के 9? कितने नेटियो? 9 राज्य हैं भारत के जो प्रायद्वीप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रायद्वीप बनाते हैं। भारत के 9 राज्य हैं। और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है? 6100, 6200 या 6500? धन्यवाद। 6100 किलोमीटर की सीमा है, सूरत से लेकर और गंगा सागर तक। ये भारत की प्रायद्वीप बनाने वाले राज्य जो 6100 किलोमीटर की सीमा रखते हैं। नंबर 1 डालिए, बंगाल खाड़ी में। हाँ, टाइम हो गया। बहुत अच्छे, सही बात है बेटी, टाइम के तो हम पाबंद हैं, बिल्कुल। एक लास्ट लिखिए, बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 572 है। और यहाँ से आगे कल ही विस्तार से पढ़ाएंगे। वीडियो बंद करें।